इम्प्लांटेशन स्टार्ट करेंगे। इम्प्लांटेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में कल जब तक हमने पढ़ा था उसमें कोर्टिकल रिएक्शंस थी, स्पर्म का ओवम में अप्रोच पढ़ा था। आज हम आगे इम्प्लांटेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले क्लीवेज आता है। क्लीवेज में क्या है? क्लीवेज एक स्पेसिफिक माइटोटिक डिविजन्स है। देखो, क्लीवेज में सबसे पहले तो एक माइटोटिक डिविजन्स है, एक स्टेज हो जाती है। कल हमने फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और एक फ्यूज हो गए थे। जब स्पर्म और एक फ्यूज होंगे तब क्या बनाएंगे? जाइगोट। यानी अब जाइगोट में क्लीवेज होगा। क्लीवेज कब होगा? जब जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। तो जाइगोट में क्लीवेज होगा, यानी माइटोटिक डिविजन्स होंगे और वो तरह तरह की स्टेजेस प्रोड्यूस करेंगे। जैसे मोरूला है, ब्लास्टूला है, गेस्ट्रूला है, ये सब स्टेजेस डेवलप करेगा और उनसे एक बेबी डेवलप हो जाएगा। तो ये सबसे पहले इसको 3R डिवीज़न भी कहते हैं, रिपीटेड, रिथमिक और रैपिड डिवीज़न, इनको हम कहते हैं क्लीवेज को। और जो जाइगोट से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। वैसे ये थर्ड स्टेज है ब्लास्टोमियर। क्लीवेज होने के बाद सेकंड स्टेज है, अदरवाइज थर्ड स्टेज है। कैसे है वो आगे देखेंगे। तो नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं, लेकिन इनकी जो साइज़ है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती रहती है। ये लाइन हम आगे देखेंगे। इस लाइन का मतलब नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीजेस बट द साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेस। इट इन क्लीवेज में सिर्फ एस फेस ही प्रेजेंट होता है। और क्लीवेज का दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें मेटाबॉलिज्म हुआ, के आई इंडेक्स हुआ, O2 हो गया, O2 यूटिलाइजेशन, ये सब क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ये सब इंक्रीज हो जाता है क्लीवेज के दौरान। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टेज हुई, सबसे पहले एक रिलीज हुआ, फिर फ्यूज हुआ, फिर ये स्टेजेस बनती गई और जी और एच स्टेज में ही ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं हम, या ब्लास्टोमियर यहाँ पर कहते हैं, जी और एच स्टेज में। तो डेवलपमेंट स्टेज हमने यहाँ पर देख लिया इनका। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले सेकंड यूसाइट ओवम होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर यहाँ पर क्लीवेज होगा और क्लीवेज होने के बाद ये 2 सेल स्टेज बनाएगा, सी में, डी में 4 सेल स्टेज, और 8 स्टेज जो सेल की है उसे हम मोरूला कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मोरूला किसे कहते हैं? तो मोरूला 8 सेल स्टेज को कहते हैं। उसके बाद में 16 सेल स्टेज होगी, उसके बाद में यहाँ पर 16 सेल स्टेज है, और यहाँ पर ये 32 सेल्ड स्टेज है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जो कि जी और एच दोनों स्टेजेस में होती है। मैंने पहले ही बता दिया था। इसमें कुछ स्ट्रक्चर पहले ही देखने का है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेल्स ऑफ रोबोट्स हैं, जो कि स्ट्रोफोब्लास्ट आउटर मोस्ट शेल और ये इनर सेल मास जो गोल गोल बने हुए हैं, इनके बीच की जो लेयर है उसको सेल्स ऑफ रोबोट्स कहते हैं। एम्स 2018 का सवाल था ये। तो यहाँ पर इनको सेल्स ऑफ रोबोट्स कहते हैं, जो इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में होते हैं। ट्रोफोब्लास्ट सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इनर सेल मास ये गोल गोल जो बने हुए हैं इनको इनर सेल मास कहते हैं। ब्लास्टोसील कैविटी इस पूरी कैविटी को कहते हैं। तो ये आप यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि मोरूला में कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं है, फुल पैक्ड स्टेज है। लेकिन ब्लास्टुला में ऐसा नहीं है, ब्लास्टुला में स्पेस प्रेजेंट है, एम्प्टी स्पेस बिल्कुल प्रेजेंट है। और यहाँ पर आगे इसके बारे में बात करेंगे। 32 सेल स्टेज है, इसमें 16 सेल स्टेज है। इसमें एक और चीज़ है कि मोरूला तक जोना पेलुसिडा यानी इसकी आउटर मोस्ट सेल प्रेजेंट होती है, और ब्लास्टोसिस्ट के दौरान जोना पेलुसिडा डिस्ट्रॉय हो जाती है, रिमूव हो जाती है, क्योंकि यही स्टेज होता है वो यूट्रस की वॉल से इम्प्लांट होता है। यानी ब्लास्टोसिस्ट जो है वो आगे यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांट होता है। तो याद रखना, ब्लास्टोसिस्ट ही यूट्रस के वॉल पे इम्प्लांट होगा। तो यहाँ पर स्टेजेस हैं, यहाँ हम देख सकते हैं। जाइगोट है, जाइगोट से क्लीवेज हुआ और फिर मोरूला बना, जो कि 8 सेल स्टेज है, फिर 16 सेल स्टेज आया, फिर 32 सेल स्टेज ब्लास्टूल आया, और फिर आगे गेस्ट्रूला यानी डेवलपमेंट ऑफ गेस्टेशन, या फिर आप कह सकते हैं स्किन लेयर, जर्म लेयर डेवलपमेंट। तो क्लीवेज की वजह से मैनी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस डेवलप हुई है, हमने पहले ही देख लिया था। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस यानी मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्ट्रूला, ये सब स्टेजेस को यहाँ पर बताया गया है। मोरूला और ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट में डिफरेंस क्या क्या है? तो मोरूला जो है वो सबसे पहले हमने देखा था जाइगोट का क्लीवेज होने के बाद में बनता है। दूसरा, इस प्रोसेस को मोरुलेशन कहेंगे। तीसरा, इसमें 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होंगे। चौथा, ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। पांचवा, इसमें कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है। और छठा,
सारे के सारे सेल्स सिमिलर हैं और सातवां जो है वो जोना पेलुसिडा इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लास्टुला की, तो ब्लास्टुला में यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मोरूला से बना है। यहाँ पर जहाँ जो ये जाइगोट से बना था वहीं ये मोरूला से बना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। 32 से 64 ब्लास्टोमियर सेल्स होंगी। यहाँ पर होलो स्पेस प्रेजेंट होगा जबकि यहाँ पर नहीं था। ब्लास्टोसील कैविटी होगी जबकि यहाँ पर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं थी। यहाँ पर दो टाइप के सेल होंगे हमने बताया था, एक तो ट्रोफोब्लास्ट, एक तो सेल्स ऑफ रोबर्स और दूसरा इनर सेल मास। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दिस ब्लास्टोला। नेक्स्ट जोना पेलुसिडा इसमें रिमूव हो जाती है। जोना पेलुसिडा अगर हमने ध्यान से पढ़ा है तब हमने देखा था कि जब ओवम के बाहर दो तरह की लेयर होती है प्रोटेक्शन के रूप में, एक होती है जोना पेलुसिडा, एक होती है आपकी कोर्टिकल लेयर। तो जब स्पर्म इसके ऊपर अप्रोच करता है तो ये आउटर मोस्ट लेयर तो हो जाती है डिस्ट्रॉय, बट एट दैट टाइम जो इनर मोस्ट लेयर है जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, जिसके ऊपर जेड पी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो लेयर उस वक्त डिस्ट्रॉय नहीं होती। वो उस वक्त ZP3 रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय होते हैं जो इसके ऊपर बने हुए होते हैं, जो कि स्पर्म रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि स्पर्म का रिकॉग्नाइज करते हैं, वो डिस्ट्रॉय होती हैं। इसकी वजह से अगला स्पर्म एंटर नहीं कर पाता है। सिंगल स्पर्मी मोनोस्पर्मी है ह्यूमन से हमने डिस्कस किया था। तो उस वक्त हमारी जो जोना पेलुसिडा लेयर है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, जो कि एग के बाहर प्रोटेक्शन का काम करती है। अब ये क्या करती है, ये जोना पेलुसिडा जो है वो इम्प्लांट होने के लिए राइट साइड यूट्रस की एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा। कहाँ? यूट्रस की एंडोमेट्रियम पे। तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में राइट साइट ऑफ इम्प्लांटेशन जो है वो ये डिस्कस करती है। तो ये आगे ये लिखा हुआ है, जोना पेलुसिडा रिकॉग्नाइज द राइट साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, जो कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में डिस्ट्रॉय हो जाती है, रिमूव हो जाती है, क्योंकि उस वक्त ये अटैच हो चुका होता है। अगर ब्लास्टोसिस्ट की बात करें तो इसमें टू टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। सबसे पहले मैंने बताया था, एक तो आउटर मोस्ट सेल है जो कि ट्रोफोब्लास्ट है और एक इनर सेल मास है। तो यहाँ पर ट्रोफो एक्टोडर्म भी इसको बोलते हैं, एक्टोडर्म क्योंकि बाहर की साइड है। आउटर मोस्ट थिन फ्लैट लेयर है, जानते हैं। इनमें दो तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले होता है कोरियोनिक विलाई। अब कोरियोनिक विलाई की देखो, सबसे पहले मैं सिंपल बता देता हूँ कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम में अटैच होने के लिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है ब्लास्टोला में, जो कि ट्रोफोब्लास्ट बनाती है, जो कि विलाई बनाती है। ठीक है, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर arises from the surface of the trophoblast called as the chorionic villi that help in the attachment of the blastocyst to the endometrium of the uterus. is the process is called implantation। वही है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच होने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का होना ब्लास्टुला में, जो कि ट्रोफोएक्टोडर्म बनाते हैं, और वो कोरियोनिक विलाई का काम है। इम्प्लांटेशन 6 से 7वें दिन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइज हो गया उसके 6 से 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन होगा। ट्रोफोब्लास्ट लेयर सीक्रेट HCG ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन, जो कि ग्रेविडेक्स टेस्ट में यूज होता है, दैट इज रिलीज फ्रॉम द फीमेल यूरिन, और उसको प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज किया जाता है, दैट इज। और ये भी ट्रोफोब्लास्ट रिलीज करता है, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर्स। और इनर सेल मास की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इनर साइड ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट सेल एंड द इनर सेल मास इट फॉर्म्स एम्ब्रियोनल नोब। एम्ब्रियोनल नोब बनाने का काम जो है वो इनर सेल मास करेगी, ये ब्लास्टुला कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगी। तो ये ध्यान रखना, एम्ब्रियोनल नोब, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोनल नोब बनाने का काम कौन करती है? तो एम्ब्रियोनल नोब बनाने का काम इनर सेल मास करती है। और जो हमारा अटैचमेंट का काम करती है ब्लास्टोसिस्ट का, वो कौन करती है? कोरियोनिक विलाई ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट वो देखना, याद रखना, करता ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट का पार्ट है कोरियोनिक विलाई। तो ऐसा मत बोलना कि इनर सेल मास भी उसका पार्ट है, नहीं, इनर सेल मास जो है वो अलग है। इनर सेल मास इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, और इनर सेल मास एम्ब्रियोनल नोब बनाता है, ये भी ध्यान रखना। तो इट इज द प्रीकर्सर ऑफ द एम्ब्रियो, इट एक्ट्स एज स्टेम सेल। ये जो है ये एम्ब्रियो से पहले का स्ट्रक्चर है जो कि स्टेम सेल बनाता है। स्टेम सेल कहाँ से बनती है? एम्ब्रियोनल नोब से बनती है, जो कि इनर सेल मास बनाता है। तो एम्ब्रियो का प्रीकर्सर कौन है वो भी आप ध्यान रखना, एम्ब्रियोनल नोब, और इट एक्ट्स एज द स्टेम सेल। तो याद रखना, इनर सेल मास जो है वो स्टेम सेल के रूप में यूज होती है।
स्टेम सेल यानी जिनसे हम किसी बॉडी पार्ट या फिर बैंडेजेस वगैरह, आजकल मतलब ऐसी बैंडेज भी बन रही है स्टेम सेल्स की, या फिर हम कहते हैं बॉडी पार्ट रिपेयर करने के लिए स्टेम सेल्स का यूज़ होता है, नए बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए वगैरह वगैरह में स्टेम सेल्स का रोल होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, सम सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्टेक्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास कॉल्ड एज द सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स। पहले ही बता दिया था, एम्स का सवाल है, सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स जो कि ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास के बीच में प्रेजेंट है, जो कि आपके यहाँ पर हमने पहले ही दिखा था कि ये जो है ना सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स और ट्रोफोब्लास्ट के बीच, सॉरी इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में प्रेजेंट है सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स। तो यहाँ पर हमने देखे हुई है, तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स इनके बीच में पहले ही। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यही मैंने यही लिखा हुआ है कि जो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास के बीच में प्रेजेंट है उनको सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स कहा है, एम्स में पूछा गया है। और इम्प्लांटेशन ही फिर प्रेगनेंसी को लीड करता है, इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी स्टेबलाइज हो जाती है। और प्लेसेंटेशन की बात करें तो प्लेसेंटेशन से मैंने बताया था ट्रोफोब्लास्ट के जो कोरियोनिक विलाई हैं वो अटैचमेंट करते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच करने में मदद करते हैं ब्लास्टोमियर को। तो कोरियोनिक विलाई इज इंटरडिजिटेड विद द एंडोमेट्रियम एंड फॉर्म द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द फीटस एंड डेवलपिंग प्लेजेंटा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोरियोनिक विलाई जो होते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया था कि यूट्रस की वॉल से ब्लास्टोमियर को अटैच करती हैं। उनकी ट्रोफोब्लास्ट में प्रेजेंट कोरियोनिक विलाइस जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इंटरडिजिटेड लाइक यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, जो कि फीटस को अटैच करती हैं टू दी एंडोमेट्रियम। और इसमें हम देखेंगे कि ये आगे जाके प्लेसेंटा कहलाएगा, इसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि कोरियोनिक विलाई इंटरडिजिटेड टाइप स्ट्रक्चर है जो कि एंडोमेट्रियम से अटैच करता है ब्लास्टोसिस्ट को और एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाता है फीटस और डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के साथ, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? कोरियोनिक विलाई से हुआ। अब कोरियोनिक विलाई प्रेजेंट कहाँ पर है? तो ट्रोफोब्लास्ट पे। ट्रोफोब्लास्ट कहाँ है और ट्रोफोब्लास्ट है क्या? तो ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टोला जो कैविटी, सॉरी ब्लास्टोमियर जो है यानी 32 सेल स्टेज यानी G&H स्टेज जो है वहाँ पर उसके आउटर मोस्ट लेयर ट्रोफोब्लास्ट की ऊपर प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो कनेक्टेड टू एम्ब्रियो बाय द अम्बिलिकल कोड। प्लेसेंटा जो है इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो बाय अम्बिलिकल कोड स्ट्रक्चर। मतलब देखो ये एक स्ट्रक्चर होती है जो कि बेबी और मैटरनल बॉडी से अटैच होती है, यानी मैटरनल बॉडी यानी एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस से। तो प्लेसेंटा जो है वो अम्बिलिकल कोड से, या मैंने बता दिया था एम्ब्रियोनल नोब से जो कि इसके अंदर होती है, उससे ये अटैच होती है। मतलब प्लेसेंटा एक पाथ है लेकिन उसके अंदर एम्ब्रियोनल नोब प्रेजेंट होती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, जो कि हमने देखा था इनर सेल मास का बनता है, जो कि स्टेम सेल में भी यूज होता है। तो याद रखना प्लेसेंटा भी स्टेम सेल में यूज होता है एम्ब्रियोनल नोब की तरह। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो बाय अम्बिलिकल कोड स्ट्रक्चर। प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है वाया अम्बिलिकल कोड स्ट्रक्चर। दिस कोड कंसिस्ट ऑफ 2 अम्बिलिकल आर्टरीज कोल्ड carry deoxygenated blood and one umbilical vein which carry oxygenated blood। तो इस अम्बिलिकल कोड में हम देखते हैं 2 तरह की अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फीटस से मदर मैटरनल बॉडी में, और जो आपकी जो एक अम्बिलिकल वेन होती है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, अगर हम प्लेसेंटा की फंक्शन की बात करें तो हमने वो यहाँ पर भी देख लिया काफ़ी कुछ, लेकिन फिर भी प्लेसेंटा की देखें तो प्लेसेंटा जो है वो O2 न्यूट्रिशन और वह प्रोवाइड करने का काम करता है फीटस को। ये CO2 और वेस्ट मटेरियल को निकालता है फीटस से, और IgG और जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है मदर से फीटस में। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया है कि कौन सा टाइप ऑफ है IgG जो है। याद रखना IgG जो है वही एक सिर्फ एंटीबॉडी है जो कि मदर से फीटस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू प्लेसेंटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है वो है हार्मोन सिर्फ
यहाँ पर कुछ हार्मोन से आगे हार्मोन्स पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं। हार्मोन्स ओनली रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो HPL, HCG और रिलैक्सिन, यही 3 तरीके से हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में रिलीज होते हैं। इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, एक यहाँ पर हम पढ़ रहे थे प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा के रोल में चौथा फंक्शन है प्लेसेंटा का, जो कि ये कह रहा है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी यूज होता है। प्लेसेंटा हॉर्मोन्स भी सीक्रेट करता है, सीक्रेट्स फॉलोइंग हार्मोन। अभी मैंने बोला था प्रेगनेंसी के दौरान, यानी प्लेसेंटा कभी बनेगी जब प्रेगनेंसी स्टेबलाइज हो जाएगी, और उस समय ही प्लेसेंटा बनेगा और प्लेसेंटा से हार्मोन सीक्रेट होंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स अब ये जो है वही है, HPL, HCG और रिलैक्सिन। तो हम HPL के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन या फिर कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है ब्रेस्ट ग्लैंड की साइज इंक्रीज करता है, इंसुलिन का लेवल मदर में कम करता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है, सो दैट द मिल्क गेट्स स्वीट। HCG की बात करें तो ये ग्रेविडेक्स टेस्ट में यूज होता है, कॉर्पस लूटियम से ये बनता है, ये कॉर्पस लूटियम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है और प्रेग्नेंट लेडी में सीक्रेट होता है, इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट में यानी ग्रेविडेक्स टेस्ट में यूज होता है। इट रिलीज थ्रू यूरिन। तीसरा जो होता है वो एस्ट्रोजन भी प्लेसेंटा सीक्रेट करता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान सीक्रेट बिल्कुल नहीं होता है, ये पहले भी होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान भी ये एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेगनेंसी में सीक्रेट बिल्कुल नहीं होता है। सेम और प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा से जरूर ये दोनों सीक्रेट होते हैं, बट ये दोनों सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे सीक्रेट नहीं होते हैं, तो इसलिए उसमें इंक्लूड नहीं किया। रिलैक्सिन का काम क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी इट रिलीजेस द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक मतलब डिलीवरी के टाइम पे जो प्यूबिक सिम्फाइसिस स्ट्रक्चर होता है उसको ये रिलैक्सिन जो होता है वो रिलीज कर देता है। तो रिलीज द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, ये मतलब प्रेगनेंसी के लेटर फेज में रिलीज होता है और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर देता है for the easy delivery of the baby. Relaxin also secrete from ovary other hormone that increases in the blood maternal body during the pregnancy. ये ओवेरी सी भी सीक्रेट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्लेसेंटा के मतलब प्लेसेंटा से तो सीक्रेट होता ही है, बट ओवेरी सी भी सीक्रेट होता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेसेंटा और ओवेरी दोनों से सीक्रेट होता है रिलैक्सिन। प्यूबिक सिम्फाइसिस को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रिलैक्स कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थायरोसिन, थायरोक्सिन, कोर्टिसोल और प्रोलेक्टिन, ये कुछ और हार्मोन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में, मैटरनल बॉडी में मतलब बनते हैं या फिर निकलते हैं, तो ये भी याद रखना। हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, और ये हार्मोन्स भी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ में बेबी के हेल्प करते हैं। अब कुछ एक दो क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं और फिर आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। हार्मोन्स रिलीजिंग रिलीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ओनली भी, ये सेम वही क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होने वाला हार्मोन, तो ये सब के सब प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डिसाइड द टाइम ऑफ बर्थ, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट जो है कल देखेंगे आगे बाकी जो भी है, तो इस PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।